हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर कहते हैं किसको। तो दोस्तों ये एक रूल है। रूल क्या कहता है कि बायर को यानी कि क्रेता को हमेशा कोई भी गुड्स खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए, पड़ताल कर लेना चाहिए कि क्या वो गुड्स मेरे लिए सूटेबल है, हम जो जिसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो गुड्स मेरे सारे जरूरतों को, मेरे जिस पर्पस के लिए हम उसको खरीदना चाहते हैं, क्या उस पर्पस के लिए वो सूटेबल है या उस पर्पस को वो फुलफिल करने का योग्य है कि नहीं। तो इस बात का पूरी तरीके से पुष्टि करने के बाद ही बायर को क्या करना चाहिए, गुड्स खरीदना चाहिए। अगर बायर से गुड्स खरीदते वक्त कोई भी हड़बड़ी हो जाता है, कोई भी गड़बड़ी हो जाता है और इसकी वजह से क्या अगर वो गलत गुड्स को सिलेक्ट कर लेता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। सेलर इसके लिए जरा सा भी कोई भी एंगल से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि बायर को हमेशा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। इसीलिए देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर के नीचे मैंने इसका जो फुल फॉर्म होता है, मैंने इसका जो मीनिंग है उसको मैंने लिखा। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। मतलब आपको हमेशा क्या करना चाहिए, बायर को सावधान रहना चाहिए। एज अ बायर यू शुड बी केयरफुल बिफोर बाइंग एनी गुड्स, बिफोर पेइंग योर हार्ड अर्न मनी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये जो रूल है यहाँ पे, इस रूल को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हम लोग सीखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाकर के कोई कपड़ा आप सिलेक्ट करते हो। अगर वो कपड़ा फटा निकल गया और आपने उसको खरीद लिया, खरीदने के बाद आपको पता चला कि उसमें मतलब तो बड़ा बड़ा छेद है, होल्स है, और आपने वही फटा कपड़ा घर में खरीद करके लेकर के आते हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज अ बायर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर, ये हर एक इंडिविजुअल केस में लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। कभी कभी सेलर भी गलती कर सकता है। सेलर जो है अगर वो केयरफुली कोई ऐसा अपना मटेरियल डिफेक्ट्स को वो अगर छुपाने का कोशिश किया है तो इन दैट केस वहां पे लेकिन बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ये रूल उस पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे अपैरेंट डिफेक्ट्स जो कि आसानी से डिस्कवर किया जा सकता है, उन अपैरेंट डिफेक्ट्स के लिए अगर सेलर देखता है, सेलर जो उसको छुपाने का अगर कोशिश नहीं किया था लेकिन कुछ डिफेक्ट्स रह गया था, बायर उसको आसानी से देख करके उसको बता सकता था, डिस्कवर कर सकता था। लेकिन फिर भी बायर ने हड़बड़ी किया और बायर ने जो है गलत गुड्स का सिलेक्शन कर लिया। तो इन दैट केस इट इज द बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दोस्तों, तो हम लोग ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर है इसके लेकिन कई अलग अलग एक्सेप्शनल रूल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो जिन जिन सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा उसको लेकर के मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार किया है। लेकिन पहले आप इतना मतलब समझने की कोशिश करिए कि सेलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट ने बोला है, वेरियस जजमेंट में ये बताया हुआ है कि सेलर इज अंडर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल डिफेक्ट्स रिलेटेड टू हिज गुड्स। मतलब वो अपना गुड्स से रिलेटेड हर एक मटेरियल डिफेक्ट्स को एक एक करके बायर को उसके सामने रखने का उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पर का जो है वो पूरी तरीके से कोर्ट भी इस बात को क्या करता है, समर्थन करता है। तो इस पर्टिकुलर जो जनरल रूल है वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल में हम लोगों ने कवर किया है। एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या पॉइंट्स है।
where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller, and the goods are of the description which is the course of the seller's business to supply. There is an implied condition that the goods must be fit for that purpose. Therefore, the seller cannot get immunity on the garb of caveat emptor. इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों? इसका मीनिंग ये है कि अगर तो जिस पर्टिकुलर केस में बायर सेलर को अपना जो यूज केस सिनेरियो है, जिस पर्पस के लिए वो गुड्स खरीदना चाहता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर वो बताया होगा कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे गुड्स चाहिए, सेलर अगर उस पर्टिकुलर पर्पस को समझने के बावजूद अगर गुड्स को गलत गुड्स उसको दे देता है बायर को, इन दैट केस इट इज द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस केस में लेकिन बायर के खिलाफ ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में जो हम लोग जानते हैं कि सेलर को क्या करना होगा, या तो बायर को रिफंड करना होगा अगर वो अमाउंट ले चुका होगा तो, या फिर उसको क्या करना होगा, सही गुड्स को उसको देना पड़ेगा, रॉन्ग गुड्स को वापस लेकर। तो यहाँ पे और भी क्या क्या बोलने की कोशिश की है, एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। बायर को अपना नीड को एक्सप्रेसली बताना है, मतलब बाय वर्ड स्पोकन और रिटन बताना पड़ेगा, या फिर बाय बिहेवियर उसको बताना पड़ेगा। उसको उसके एक्शंस ऐसे होने चाहिए जिससे कि सेलर को समझ में आ चुका होना चाहिए कि बायर किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स को डिजायर कर रहा है। Makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and relied upon the skill and judgment of the seller। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये बात भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेलर का स्किल, सेलर का जजमेंट के ऊपर बायर पूरी तरीके से डिपेंड किया था, पूरी तरीके से वो निर्भर किया था, वो सेलर के ऊपर छोड़ दिया था ये डिसाइड करने के लिए कि बायर के पर्टिकुलर पर्पस के लिए कौन सा गुड सूटेबल होगा। वो सेलर के ऊपर छोड़ दिया था बायर ऐसे बोला था कि आप ही डिसाइड करो, आप ही जो है हमको सही गुड सिलेक्ट करने में मदद करो, आप ही सिलेक्शन करके मेरे लिए हमको गुड्स प्रोवाइड करिए। इसके बाद एंड द गुड्स आर ऑफ द डिस्क्रिप्शन which it is the course of the seller's business to supply। और गुड्स ऐसे डिस्क्रिप्शन से होना चाहिए, ऐसे टाइप का गुड्स होना चाहिए जो सेलर का बिजनेस है, सेलर का यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस तरह का गुड्स को सप्लाई करना ऐसा होना चाहिए। तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन that the goods must be fit for that purpose। तो इसका मतलब है कि अगर ये सारे सिचुएशंस एक साथ आ जाए, दैट इज फर्स्ट कि बायर अपना पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द गुड्स उसको एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन वो सेलर को बता चुका होगा, पहला। सेकेंड, वो सेलर के स्किल एंड जजमेंट के ऊपर रिलाई कर चुका होगा, दूसरा। तीसरा, यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गुड्स है इट इज द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक साथ आना चाहिए। पहला पॉइंट, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 मार्क कर देता हूं, बायर मस्ट by expressly or by implication he must make known to the seller the particular purpose for which he desires the goods। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, he must have relied upon the seller's skill and judgment। Number 3, the goods must be of such a description which it is the course of the seller's बिजनेस टू सप्लाई। ये तीनों सिचुएशन एक साथ मिल जाएगा तभी जाकर के ये रूल एप्लीकेबल होगा, दैट इज देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स मस्ट बी फिट फॉर द बायर्स पर्पस। यानी कि देखो, कंडीशन दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्रेस कंडीशंस, दूसरा इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस वो होते हैं जहां पे अलग से कॉन्ट्रैक्ट में अगर चीजें मेंशन नहीं भी रहेंगी तो भी ये नॉर्मल रूल है कि हम लोग उसको मान के चलेंगे कि इस तरह का सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, अगर ये तीनों सिचुएशन एक साथ आ जाएंगे, दैट इज बायर अगर सेलर के स्किल एंड जजमेंट के ऊपर रिलाई किया था, सेकेंडली बायर क्लियरली बाय डिस्क्रिप्शन वो बता चुका था कि कौन से पर्पस के लिए वो गुड्स को डिजायर कर रहा है, और तीसरा, जैसे कि मैंने बोला, इट मस्ट बी द सेलर्स ड्यूटी टू सप्लाई दोज गुड्स बिकॉज इट इज हिज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तीनों पॉइंट्स एक साथ होंगे तब इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल होगा, दैट इज कि बायर के पर्पस के लिए वो गुड्स फिट है कि नहीं
वो चेक किया जाएगा। Therefore, the seller cannot get immunity on the garb of caveat emptor. सेलर जो है on the garb of caveat emptor इस केस में उसको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। वो लैपटॉप के कौन सा ब्रांड लैपटॉप अच्छा बेचता है उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि उसको कौन से पर्पस के लिए उसको लैपटॉप चाहिए। वो जाकर के सेलर को जाकर के बोलता है कि भैया मेरे को मूवीज देखने का शौक है, मैं लैपटॉप में मूवीज देखना पसंद करता हूँ, मेरे को थोड़ा मोड़ा गेमिंग करना पसंद है, मैं थोड़ा मोड़ा गेमिंग करूंगा और पढ़ाई के पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए, ठीक है। क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मेरे को अटेंड करना है, ठीक है। ये सब वो बता दिया। सेलर उसका पूरा जो यूज केस है उसको समझ गया। समझने के बाद सेलर अगर गलत गुड्स उसको डिलीवर करता है जो उसके पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, तो इन दैट केस इट इज द सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, implied condition as to seriability, where the goods are bought by description from the seller in the seller in the goods of that description। हाँ दोस्तों, सेकंड वाला पॉइंट को एक्सप्लेन करें। तो सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि implied condition as to seriability, where the goods are bought by description from the seller in the goods of that description। मतलब जब एक बायर अपना गुड्स को डिस्क्राइब करता है और सेलर अगर उसी तरह का गुड्स को लेकर के डील करता है, तो इस केस में भी यहाँ पे गुड्स मस्ट कोरस्पॉन्ड टू दैट डिस्क्रिप्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, कंडीशन एज टू होलसमनेस इन द केस ऑफ फूड स्टफ्स एंड अदर गुड्स मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप कोई केक, पेस्ट्री या कोई भी ऐसा सामान जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एप्लीकेबल है, उसको अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो, उस पर्पस के लिए अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो, बाद में अगर देखा जाता है कि दोज गुड्स आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इन दैट केस द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर विल नॉट अप्लाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, whether seller commits fraud, सेलर ने अगर फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड किया? सेलर केयरफुली प्लान करके बहुत ही ज्यादा शातिरता के साथ अपने गुड्स में जो मटेरियल डिफेक्ट्स था उसको छुपाने की कोशिश किया, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड। तो इस केस में भी डेफिनेटली हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा, सेलर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर देयर इज यूजेज ऑफ ट्रेड, मतलब कुछ ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं जहां पे सेलर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, उन यूजुअल ट्रेड प्रैक्टिसेस के केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर विल नॉट अप्लाई। आई थिंक वीडियो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।